हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एवी साइंस क्लासेस। आज से हम 12th क्लास का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। अब फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सबसे पहले तो जो फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्लावरिंग होती है वो एक एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावर आना। तो फ्लावरिंग जो होता है तो एक डिफाइनिंग फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म का। तो ये सभी हम एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं बेसिकली। अगर हम इस चैप्टर की वेटेज वाइज बात करें तो यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन आना निश्चित होता है नीट में। तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंपलसरी आते ही है। अगर हम इसमें देखें तो इसमें फ्लावर के बारे में बताया। फ्लावर एक बहुत ही ज्यादा एक हम कहें अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट में। अब एक अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर है प्लांट में, साथ में क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है प्लांट का। अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो उसके द्वारा वो रिप्रोडक्शन कर पाता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है। फैसिनेटिंग ऑर्गन का मतलब होता है आकर्षक। ये बहुत ही ज्यादा आकर्षक है। क्या क्या इसका यूज है, क्या कर सकते हैं कि अगर एनिमल ह्यूमंस के केस में देखें तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये बहुत अलग है। किस तरह से एस्थेटिक, ऑर्नामेंटल, सोशल, रिलीजियस, कल्चर वैल्यू है इसकी। जैसे कहीं मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे फूल चढ़ाते हैं, और भी कई सारी जगह पे फूल चढ़ाते हैं। और जैसे एक ग्रिफ हो गया, ग्रिफ में फूल का यूज करते हैं, फ्लावर्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं ऑर्नामेंटल वैल्यूज की है, सजावट के रूप में इसका यूज करते हैं। कॉमनली कल्टीवेट उसको किया जाता है। क्या क्या इसमें करेंगे हम, वो हम आगे देखते हैं। अब ये एक फ्लावर है, एक आइडियल फ्लावर हमें दिखाई दे रहा है। इस आइडियल फ्लावर में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है ये सेपल्स है। सेपल्स से ग्रुप को हम बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड कैलिक्स। जो ओवरी इसमें ये जो कोरोला दिख रहा है, पेटल्स क्या है, ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। अब कैलिक्स और कोरोला क्या चीज है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है इस स्ट्रक्चर को हम थैलेमस बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस को हिंदी में बोलते हैं पुष्पासन, मतलब कि बेस ऑफ फ्लावर हम इसको बोल सकते हैं। अब ये जो थैलेमस है इसके नीचे जो ये जो डंडी जैसी दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं पेडिसल। क्या बोलेंगे, पेडिसल। तो ये क्या हो गई, पेडिसल। और ऐसी स्ट्रक्चर जहां पे एक से ज्यादा पेडिसल आके मिलती हैं, जैसे यहीं से एक दूसरा फ्लावर अगर निकलेगा तो ये दूसरे फ्लावर के लिए पेडिसल है। तो इस तरह से ये पेडिसल बन गई, दूसरा फ्लावर यहाँ से जाएगा। तो पेडिसल और पेडिसल दोनों जहां मिलती हैं तो एक वो कॉमन स्ट्रक्चर, इस कॉमन स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे पेडंकल। तो ये पेडिसल और ये भी पेडिसल, तो ये क्या है, ये है पेडंकल। तो पेडंकल पेडिसल हमने समझ लिया, जो कि मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं बेसिकली। तो ये क्या था, थैलेमस था। अब थैलेमस के बाद हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है इसमें, सेपल्स के ग्रुप को हमने कैलिक्स बोला, पेटल्स के ग्रुप को हमने कोरोला बोला। तो इनको अलग अलग हम पढ़ते हैं। तो कैलिक्स क्या था, ग्रुप ऑफ सेपल्स। क्या करेगा ये ग्रुप ऑफ सेपल, जब फ्लावर बर्ड फॉर्म में होता है, जब फ्लावर बर्ड फॉर्म में होता है तो उसमें जो एक ग्रीन स्ट्रक्चर दिखाई देती है, तो बर्ड फॉर्म में वो उस फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। तो उसको हम सेपल्स बोलते थे, इसके ग्रुप को हम कैलिक्स बोलते थे। लेकिन ये जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने वाले कैलिक्स हैं ये नॉन एसेंशियल हुआ करते हैं। ये नॉन एसेंशियल क्यों है, क्योंकि रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह से रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, इसीलिए नॉन एसेंशियल हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेटल्स की। तो ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला। तो अगर मैं यहाँ पे कोरोला लिखूं तो ये ग्रुप ऑफ पेटल्स होगा।
ग्रुप ऑफ पेटल्स में कलरफुल पत्ते आते हैं, मतलब कि जो फ्लावर है उस फ्लावर में कलरफुल पत्ते जो होते हैं उसको हम पेटल्स बोलते हैं। वो पेटल्स का यूज होता है, अट्रैक्टिव देखने में होते हैं, कलरफुल होते हैं, इसके पास फ्रेग्रेंस के लिए सेंट भी होता है। तो ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन। मतलब हम कह सकते हैं कि जो पेटल्स हैं वो पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे। अब ये जब ये पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे तो ये एसेंशियल होने चाहिए थे, लेकिन ये भी नॉन एसेंशियल हुआ करते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि बिना इंसेक्ट के हम आर्टिफिशियली पॉलिनेशन करा सकते हैं, तो ये भी कैसे हो गए? नॉन एसेंशियल हो गए, क्योंकि इसका भी रोल डायरेक्टली किसी भी तरह से रिप्रोडक्शन में नहीं है। तो अब आते हैं हम एंड्रोशियम और गाइनोशियम के केस में। तो एंड्रोशियम क्या होता है? एंड्रो वर्ड ऑलवेज रिलेटेड टू मेल। तो एंड्रोशियम में कौन कौन मिलेगा? यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एंथर और फिलामेंट। ये एंथर है, ये फिलामेंट है। तो एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के बोलते हैं हम स्टेमेन। तो एंथर प्लस फिलामेंट, तो क्या बनाएगा ये? स्टेमेन। अब स्टेमेन के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे हम एंड्रोशियम बोलेंगे। स्टेमेन के ग्रुप को हम एंड्रोशियम बोलेंगे। तो हमने क्या क्या समझा? एंथर और फिलामेंट दोनों को मिला के स्टेमेन बोला। स्टेमेन के ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम। अब क्या होगा? ये एंड्रोशियम हमने समझा। एंड्रोशियम किस तरह से रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है? तो ये मेल गैमीट बनाता है। तो मेल गैमीट फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल है। तो ये कैसा हो गया? ये भी एक एसेंशियल ऑब्जेक्ट, या फिर हम कहें ये भी एक एसेंशियल पार्ट हो गया प्लांट के रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइनोशियम। गाइनोशियम में हमें क्या क्या दिख रहा है? ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, ये ओवरी। तो यहाँ पे हमें स्टिग्मा दिखाई दे रही है, यहाँ पे हमें ये स्टाइल दिखाई दे रही है, और ये हमें यहाँ पे ओवरी दिखाई दे रही है। ये हमें यहाँ पे ओवरी दिखाई दे रही है, एक चैम्बर जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं कार्पेल। क्या क्या? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इन तीनों को मिला के हम कार्पेल वर्ड बोलते हैं, और ग्रुप ऑफ कार्पेल कहलाता है गाइनोशियम। ग्रुप ऑफ कार्पेल वर्ड रिलेटेड टू गाइनोशियम, और गाइनो वर्ड रिलेटेड टू फीमेल। जैसे एंड्रो वर्ड, यहाँ पे हमने देखा था कि एंड्रो वर्ड रिलेटेड टू मेल, इसी तरह से गायनी वर्ड रिलेटेड टू फीमेल। तो ये गाइनोशियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, तो ये भी फीमेल गैमीट बनाएगा, इसीलिए ये भी एसेंशियल होगा। तो एसेंशियल कौन कौन है? एंड्रोशियम और गाइनोशियम। अगर हम कार्पेल और कैलिक्स की, कैलिक्स और कोरोला की अगर हम बात करें, कैलिक्स और कोरोला ये दोनों नॉन एसेंशियल हो जाया करता है। तो ये हमने टिपिकल फ्लावर इसमें पढ़ा। अभी टिपिकल फ्लावर में क्या क्या हम अलग से देखेंगे, तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पे हमें कुछ एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, एक फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? फ्लोरिकल्चर में एक पैटर्न है क्या? सबसे पहले कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के बाद ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग के बाद मार्केटिंग। क्या क्या हुआ इसमें? कल्टीवेशन, ब्रीडिंग और मार्केटिंग। कल्टीवेशन में क्या था कि जो प्लांट है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, उसको ग्रो कराना है, उसको केयर करनी है, तो वो कहलाएगा कल्टीवेशन। अब उसके बाद उसके रिप्रोडक्शन के लिए ब्रीडिंग कराना है, और ब्रीडिंग के बाद जो जो फ्लावरिंग होगी उसकी मार्केटिंग करनी है। मार्केटिंग मतलब उसको मार्केट में लेके जाना है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि इसमें टू अ बायोलॉजिस्ट फ्लावर आर मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स एंड साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बायोलॉजिस्ट के लिए ये मॉर्फोलॉजिकल, एम्ब्रियोलॉजिकल मार्वल्स हैं,
और साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहीं से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा प्लांट्स में। और मॉर्फोलॉजी इससे समझ सकते हैं, एम्ब्रियोलॉजी इसी में समझी जाएगी। तो अब नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं इसमें, ये प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या हुआ करता है। तो जैसे कोई भी प्लांट है, उस प्लांट में सबसे पहले हम कंसीडर क्या करेंगे कि फर्टिलाइजेशन को कंसीडर करते हैं। फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमीट के बीच में। तो उसके पहले गैमीट बनेंगे, गैमीट ट्रांसफर होंगे। तो पहले गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट ट्रांसफर, ये सब चीजें किस में आ जाएंगी, प्री फर्टिलाइजेशन में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट उसके लिए बनने भी चाहिए और ट्रांसफर भी होना चाहिए, तो उसको हम बोल देंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में के बाद अगर फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में जो एम्ब्रियो है, जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और फिर एंडोस्पर्म बनेगा, तो सीड बनेगा लास्ट में जाके, तो वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाएंगे। तो प्री में क्या आया, गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट ट्रांसफर। फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड का डेवलपमेंट होना और फिर उसका प्लांट बनना, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आएगा। अब ये जो हुआ, ये सब कैसे हुआ, तो सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट समझेंगे। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या होगा, किस तरह से होगा। तो ये जो फ्लावर होता है ये एक्चुअल में स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम है। अब किस तरह से मॉडिफाई हुआ, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एक फ्लोरल एक्स, एक प्लांट था, उस प्लांट का एपेक्स था जिसको हम बोलते हैं शूट एपेक्स। अब ये जो शूट एपेक्स है, ये शूट एपेक्स चेंज हो जाएगा इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में। शूट एपेक्स के पास क्या थे, लीफ प्राइमोडिया, लीफ प्राइमोडिया। अब लीफ प्राइमोडिया क्या बनाते, लीफ बनाते, लेकिन इसमें कुछ हार्मोनल चेंज हुआ, हार्मोनल चेंज हुआ। लीफ शूट एपेक्स था, शूट एपेक्स में लीफ प्राइमोडिया प्रेजेंट होता है, इसमें कुछ हार्मोनल चेंज हुआ। हार्मोनल चेंज के साथ साथ जो स्ट्रक्चर थी उसमें चेंज हुआ। तो हार्मोनल चेंज के साथ साथ स्ट्रक्चरल चेंज, और स्ट्रक्चरल चेंज होने की वजह से यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन से क्या होगा, डिफरेंशिएशन से जो लीफ प्राइमोडिया थी वो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन्फ्लोरेसेंस, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब जो शूट एपेक्स था, शूट एपेक्स आज इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में कन्वर्ट हो चुका है, और इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस में कन्वर्ट होने के बाद वो फ्लोरल बड बनाएगा, फ्लोरल बड बनाएगा, और फ्लोरल बड से बाद में फ्लावर बनेगा। तो ये क्या हुआ, शूट एपेक्स था, शूट एपेक्स में लीफ प्राइमोडिया थे, कुछ हार्मोनल चेंज हुए, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज हुए, जिस वजह से डिफरेंशिएशन देखने को मिला। डिफरेंशिएशन में इन्फ्लोरेसेंस एक्सेस में कन्वर्ट हो गया, जो शूट एपेक्स था वो अब इन्फ्लोरेसेंस एक्सेस बन गया। अब इन्फ्लोरेसेंस एक्सेस में फ्लोरल बड बनी और फ्लोरल बड में फ्लावर्स बन गए। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला। ये ट्रांसफॉर्मेशन फ्लोरल बड बनाने के लिए था। तो यहाँ पे कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं, जिस वजह से ये सब चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब कुछ पहचान क्या रहेगी कि ये जो फ्लावर है वो शूट सिस्टम है, क्या इसकी पहचान है, तो हम जानते हैं शूट सिस्टम में नोड और इंटरनोड देखने को मिलते हैं। शूट सिस्टम में नोड और इंटरनोड देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से जो सेपल्स दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में रिंग बनेगी, हर तरफ सेपल्स दिखाई देंगे। तो वो रिंग जो बनी
वो एक नोडल रीजन से बनी, एक नोड से बनी। ये पेटल्स की जो रिंग बनी वो भी एक दूसरे नोड से बनी। एंड्रोशियम जो बने वो एक नेक्स्ट तीसरे नोड से बने। गाइनोशियम नेक्स्ट चौथे नोड से बने। तो ये जितने भी रिंग बन रहे हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, ये सभी नोड से बने। तो नोड से बने इसलिए इनको बोलेंगे। अब नोड्स के बीच में इंटरनोड देखने को मिलेंगे, तो जहां पे नोड और इंटरनोड देखने को मिलते हैं तो हम बोलते हैं शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम की पहचान होती है नोड इंटरनोड, और ये मॉडिफाइड शूट सिस्टम है। तो यहाँ तक हमने मॉडिफाइड शूट सिस्टम समझा। अब हम समझते हैं आगे कि इसमें जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो क्या है। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से गैमीट फॉर्मेशन हो रहा है, वो हम यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले हमने समझा था एंथर के साथ फिलामेंट अगर है तो हम उसको स्टेमेन बोलते हैं। एंथर के साथ अगर फिलामेंट है तो हम उसको स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, ये स्टेमेन बना। स्टेमेन बनने के बाद ये था एंथर। एंथर कितने लोब्ड स्ट्रक्चर है? दो लोब्ड स्ट्रक्चर है। अगर हम कहें तो यहाँ पे ओवरी थी, इस जगह पे ओवरी होगी प्लांट की फ्लावर में। ओवरी के पास है, ये एंड जो है ये ओवरी के पास है, तो उसको मैं बोल दूंगा प्रोक्सिमल एंड। क्योंकि ये ओवरी से दूर है तो इसको मैं बोल दूंगा डिस्टल एंड। ये ओवरी के पास था तो प्रोक्सिमल एंड, और ये ओवरी के दूर है तो डिस्टल एंड, और ये वाला हो जाएगा मीडियल। तो डिस्टल, मीडियल, प्रोक्सिमल इस तरह से आ जाएंगे। अब ये एंथर है। इस एंथर में बाइलोब्ड डाइथिकस स्ट्रक्चर लिखा है। बाइलोब्ड डाइथिकस ढूंढते हैं तो ये जो दिखाई दे रहा है ये एक लोब हो गई। इसके जस्ट पीछे ये जो दिख रहा है ये दो लोब हो गए। तो ये स्ट्रक्चर क्या है? बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे अगर हम इसको देखते हैं तो ये एक लोब, ये दो लोब। एंथर का ट्रांसफर सेक्शन है ये, इसको हम बाइलोब्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक लोब में एक थीका और दो थीका, एक लोब में दो थीका, इसलिए हम इसको डाइथिकस स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो बाइलोब्ड डाइथिकस स्ट्रक्चर इसमें देखने को मिल गई। अब आगे क्या? आगे इसमें फोर साइडेड देखने को मिलेगा तो टेट्रागोनल बोल देते हैं। एक दो तीन चार, चार साइड इसमें देखने को मिल रहे हैं। अब ये चार साइड में माइक्रोस्पोरेंजिया है। ये एक थीका हमने पढ़ा था, ये दूसरा थीका पढ़ा था, ये तीसरा थीका, ये चौथा थीका। तो चार थीका है टोटल एक एंथर के पास। तो चार थीका है तो इसके पास एक थीका के पास एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। एक थीका के पास एक माइक्रोस्पोरेंजिया, तो चार थीका के पास चार माइक्रोस्पोरेंजिया यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब हम ये हमने पढ़ा कि एंथर और फिलामेंट किस तरह के दिखाई देते हैं। अब एंथर फिलामेंट किस तरह के दिखाई देते हैं वो तो हमने सीख लिया। अब ये जो है थीका, ये मैच्योर होके पोलन सैक बनाता है। पोलन सैक, इसी के अंदर पोलन मैच्योर होंगे तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको पोलन सैक बोल दिया था, क्योंकि इसमें मैच्योर होने के बाद पोलन ग्रेन इसी के अंदर रहेंगे। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर क्या कहती है, तो हम इसको यहाँ पे देखते हैं किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। तो कुछ इस तरह से इसकी प्रिमिटिव स्टेज होती है। बाहर ये एपिडर्मिस देखने को मिल रही है। एपिडर्मिस देखने के बाद ये पूरा जो भरा हुआ था बीच में, ये सब जो भरा हुआ है ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। ये सारा एपिडर्मिस के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक सेल इवॉल्व होती है। यहाँ पे हम कह सकते हैं ये जो है, ये मान लो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एक सेल इवॉल्व हो गई, और ये सेल इवॉल्व होने के बाद आर्किस्पोरियल सेल बन गई। ये सेल आर्किस्पोरियल सेल बन गई।
अब ये जो आर्किस्पोरियल सेल बन गई, ये डिफरेंशिएट हो गई, डिफरेंशिएट होकर आर्किस्पोरियल सेल बन गई। अब ये आर्किस्पोरियल सेल डिवाइड करेगी। तो अगर इसको फिर से बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये मैच्योर होता हुआ एंथर है, डेवलपिंग स्टेज है एंथर की। तो यहाँ पे पूरे में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना हुआ था, ये आर्किस्पोरियल सेल थी, ये डिवाइड हुई दो में, जिसमें एक तो आर्किस्पोरियल सेल से क्या बन गई, एक सेल बनी प्राइमरी पैराइटल सेल, और एक बनी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। एक बनी प्राइमरी पैराइटल सेल, एक बनी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अब इसके नाम से पता चल रहा है प्राइमरी पैराइटल सेल है। अब ये जो पैराइटल सेल है तो पेरिफेरी साइड में जाएगी, मतलब पेरिफेरी में कौन बनाएगी, फिर ये लेयर्स को बनाएगी। प्राइमरी पैराइटल सेल है तो ये लेयर्स को बनाएगी। कौन कौन सी लेयर, तो सबसे बाहर वाली लेयर, जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो एपिडर्मिस कहलाएगी। सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर जो बनेगी वो एंडोथीशियम, एंडोथीशियम कहलाएगी। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उसके अंदर वाली एंडोथीशियम, फिर उसके अंदर वाली मिडिल लेयर, और फिर उससे आगे वाली टैपिटम। तो कितनी लेयर बनी, 4 लेयर बनी। सबसे बाहर एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, फिर उससे आगे मिडिल लेयर, फिर उससे आगे टैपिटम। तो ये 4 तरह की लेयर यहाँ पे बन चुकी हैं। अब 4 तरह की लेयर बन गई हैं, तो इन 4 तरह की लेयर को हम डायरेक्शन भी याद रखनी है, आउटर टू इनर डायरेक्शन। बाहर सबसे एपिडर्मिस, उसके अंदर एंडोथीशियम, उसके अंदर मिडिल लेयर, उसके अंदर टैपिटम। तो इस तरह से ये बनाएंगी। बचा ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। अभी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल क्या बनाएगी, ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाती है। और हमें डायरेक्ट याद रखना है कि मदर सेल कहीं भी हो वो मियोसिस करती है। मदर सेल कहीं भी हो वो मियोसिस करेगी। तो ये स्पोरोजिनस सेल जो बनी, इससे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। अब इसके स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे समझते हैं। पहले तो एंथर को फिर से देखते हैं। ये एंथर था, इस एंथर में 2 लोब हमें दिखाई दे रहे हैं। इन 2 लोब में ये ग्रूव दिखाई दे रहा है, जो कि 2 लोब को सेपरेट करता है। अब एक यहाँ पे हमें एक लाइन ऑफ डेhiscence दिखाई दे रहा है। अभी लाइन ऑफ डेhiscence क्या होता है कि जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा, तो पोलन ग्रेन के मैच्योर होने पे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज होंगे। उनको रिलीज होने के लिए यहाँ पे क्रैक आता है, उनको रिलीज करने के लिए यहाँ पे एक क्रैक आता है, तो सारे मैच्योर पोलन ग्रेन बाहर चले जाएंगे। और ये जो लाइन बनी, इसको लाइन ऑफ डेhiscence बोलते हैं। क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ डेhiscence। तो यहाँ से हमने ये इसके बारे में एक बार और देखा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो ये था एंथर का टीएस, मतलब कि एंथर का ट्रांसवर्स व्यू, ट्रांसवर्स सेक्शन जो था वो एंथर को यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो हमने टेट्रास्पोरेंजिएट मतलब 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखे थे यहाँ पे। तो एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा। इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू हम देख पा रहे हैं। जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो आगे जो पोलन ग्रेन्स है उनको बनाता है। सबसे पहले तो ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। तो ये 2 लोब हमें दिखाई दे रहे हैं। इन दोनों लोबों को कनेक्ट करने का काम है कनेक्टिव का। इन दोनों लोब्स को जो कनेक्ट कर रहा है वो कनेक्टिव है। ये जो कनेक्टिव है ना, ये स्टेराइल होता है। तो कनेक्टिव कैसा होगा,
स्टेराइल होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कनेक्टिव। कैसा है? स्टेराइल टिश्यू है। स्टेराइल टिश्यू होने के साथ साथ इसका रिप्रोडक्शन में किसी भी तरह से कोई रोल होता नहीं है। ये दोनों लोब को कनेक्ट करता है। हाईली वेस्कुलेटेड, हाईली वेस्कुलेटेड मतलब कि वेस्कुलर टिश्यू इसमें वेल डेवलप्ड होता है, वेस्कुलर कनेक्शन इसमें ज्यादा अच्छा होगा, तो हाईली वेस्कुलेटेड ये देखने को मिलेगा। इसका मेन काम यही होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं एपिडर्मिस के पास। लेयर कोई सी भी हो, एपिडर्मिस हो, एंडोथीशियम हो, मिडिल लेयर हो या टेपिटम हो, ये सभी लेयर्स मेन काम तो इनका प्रोटेक्शन का है, प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करेंगी ही। इनके अलावा और ये क्या करते हैं वो हम यहाँ देखते हैं। इनके अलावा जैसे कि एंडोथीशियम है, एंडोथीशियम। अब ये एंडोथीशियम क्या करेगा? एंडोथीशियम सबसे पहला अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस बैंड, ये अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस बैंड बनाता है। अब ये अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस बैंड क्या करेगा? जो अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस बैंड है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है। कैसा है? हाइग्रोस्कोपिक नेचर मतलब कि पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो जब एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होता है तो ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। होता कहाँ कहाँ ये अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस बैंड? तो ये इस सारे एरिया में देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा, सिर्फ कुछ जगह पे ये एब्सेंट होगा। जैसे यहाँ पे अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस बैंड नहीं होगा और यहाँ भी अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस बैंड नहीं होगा। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का था। जब एनवायरनमेंट में होगा तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करके रखेगा। एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होगा तो ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर को एब्जॉर्ब करेगा तो ये अपनी शेप में रहेगा। जब तक इसके पास पानी रहेगा ये अपनी शेप में रहेगा। और जैसे ही एनवायरनमेंट में मॉइस्चर खत्म होगा, मतलब कि समर सीजन आएगा, तो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर खत्म होने की वजह से सारा अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस बैंड कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद ये श्रिंक होगा इधर भी और इधर भी। और श्रिंक होने से यहाँ पे क्या होगा? ये बस्ट हो जाएगा, और ये बस्ट हो जाएगा तो ये फट जाएगा यहाँ से, और ये फटने के बाद यहाँ से पोलन ग्रेन रिलीज हो जाएंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर बनी, ओपनिंग जो बनी, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं स्ट्रोमियम। जो एंथर डेहिसेंट हुआ, डेहिसेंट होने के बाद ये जो स्ट्रक्चर बनी इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमियम। और इस स्ट्रोमियम के थ्रू सारे पोलन ग्रेन, जितने भी मैच्योर पोलन ग्रेन से, सब बाहर चले जाएंगे, और ये लाइन ऑफ डेहिसेंस बनाता है। अब इन सब लेयर में और क्या क्या होता है? एंडोथीशियम का पहला काम हमें पता चल गया कि अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस बैंड बनाने वाला है। नेक्स्ट काम क्या है इसका? एंडोथीशियम का नेक्स्ट काम होता है ये कैलोज रिलीज करता है। कैलोज क्या होता है? कैलोज का मतलब कैलोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि जो माइक्रोस्पोर बनने वाले हैं वो माइक्रोस्पोर को जोड़ के रखेगा। अगर 4 माइक्रोस्पोर बने हैं तो चारों माइक्रोस्पोर्स को जोड़ने का काम जो होगा वो कैलोज का होगा। मतलब ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है ये कैलोज है, और ये कैलोज ने क्या बना दिया इसको? टेट्राड। अगर टेट्राइड की कोई प्लॉइडी पूछे तो टेट्राइड की प्लॉइडी एन ही होगी, क्योंकि इसमें 4 सेल अलग अलग है और चारों सेल हैप्लॉइड है, तो टेट्राइड की प्लॉइडी भी हैप्लॉइड ही रहेगी। यहाँ पे कैलोज बन गया। तो एपिडर्मिस हमने सीखी। एपिडर्मिस का काम सिर्फ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना था। एंडोथीशियम हमने देखा अल्फा सेल्यूलोजिक फाइब्रस बैंड बना रहा है, साथ में कैलोज भी बना रहा है। इसके बाद आते हैं मिडिल लेयर के पास। जो मिडिल लेयर होती है वो डबल लेयर्ड थिक होती है, बाकी ये दोनों थिक सिंगल लेयर थी। जो मिडिल लेयर है वो डबल लेयर्ड होती है। अब डबल लेयर होने के साथ साथ क्या हुआ इसमें? ये जो मिडिल लेयर है अपना मटेरियल टेपिटम को दे देती है। ये जो मिडिल लेयर है वो अपना मटेरियल टेपिटम को दे देगी, और टेपिटम तो को देने के बाद मैच्योरिटी पे खुद डिमिनिश हो जाएगी। जब पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाते हैं तो मिडिल लेयर डिमिनिश हो जाती है, मतलब गायब हो जाती है। तो इतना काम था मिडिल लेयर का। टेपिटम क्या करेगा?
टेपिडम जो होता है नर्स सेल कहलाती है, टेपिडम नर्स सेल कहलाती है। जो डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स है उनको ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। टेपिडम डेवलपिंग नर्स सेल्स को, डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को नर्समेंट प्रोवाइड कराता है, इसलिए इसको हम नर्स सेल भी बोल सकते हैं। जो टेपिडम होता है उसके कई सारे फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन तो टेपिडम का जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराना है। ये जितनी भी लेयर्स दिख रही हैं ये सारी ये टेपिडम की सेल्स है। ये वाली ये टेपिडम की लेयर्स है। अब ये जो टेपिडम है सबसे मेन काम तो नरिशमेंट प्रोवाइड कराना है, साथ में इसके पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब डेंस साइटोप्लाज्म है और क्या, डेंस साइटोप्लाज्म के साथ साथ मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी ये शो करता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन ये शो करेगा, पॉलीप्लॉइडी भी ये शो करता है। उसके साथ साथ डेंस है साइटोप्लाज्म, इसका मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन शो करेगा और ये पोलन किट रिलीज करता है। पोलन किट ये रिलीज करेगा। ये पोलन किट किस में हेल्प करता है, तो ये पॉलिनेशन में जब इंसेक्ट आते हैं तो इंसेक्ट पे पोलन ग्रेन्स को चिपकाने का काम करता है पोलन किट। तो पोलन किट पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और क्या करेगा, ये यूबिस बॉडीज बनाता है। यूबिस बॉडीज जो होती हैं वो मैच्योर होके स्पोरोपोलिनिन बनाएंगी। ये यूबिस बॉडीज बनाएगा। यूबिस बॉडीज मैच्योर होके स्पोरोपोलिनिन बनाती है और स्पोरोपोलिनिन क्या करेगा, स्पोरोपोलिनिन एक्साइन बनाता है, एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। स्पोरोपोलिन जो है एक्साइन बनाएगा पोलन ग्रेन की, और एक्साइन बनाने के साथ साथ और क्या होगा इसमें, ये जो एक्साइन बना ये एक्साइन सबसे ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर। इस पे एसिड, बेस और कोल्ड टेम्परेचर, ठंडा टेम्परेचर, ठंडा गर्म, किसी का भी कोई भी इफेक्ट इस पे देखने को नहीं मिलता। तो ये एक्साइन का फॉर्मेशन करता है, मोस्ट रेजिस्टेंट होता है, फॉसिलाइजेशन में हेल्प करेगा। तो यहाँ तक हमने आज एंथर के बारे में जाना। अब एंथर से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।